खबरें उड़ रही थी, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। सब अकल्पनिक और भयावह लग रहा था। और फिर 3 जून 1947 का दिन आया, जैसे परमाणु विस्फोट हुआ हो। लाखों लोग एक दिन में उजड़ गए। कल तक जब एक समन्वित युद्ध सारा हिंदुस्तान एक विदेशी शत्रु के विरुद्ध लग रहा था, आज मानो उस समन्वय में एक खूनी रेखा खींच दी गई हो। माउंटबैटन की रेडियो पर हुई घोषणा ने हिंदुस्तान को बंटवारे और नफरत की आग में झोंक दिया। वो कहते हैं, My first of course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the Cabinet Mission Plan of May 16, 1946. In my opinion, that plan provides the best arrangement that can be devised to meet the interest of all the communities of India. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement either on the Cabinet Mission Plan or any other plan that would preserve the unity of India. But there can be no question of coercion in any large area in which one community has a majority to live against their will under the government in which another community has a majority. And the only alternative to coercion is partition. May your decisions be widely guided and may they be carried out in a peaceful and friendly way. In the spirit of Gandhi Jinnah Appeal. ये बात सच है कि नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने 3 जून को ही बिना विरोध किए विभाजन को स्वीकार कर लिया था। माउंटबेटन प्लान एक ऐसी योजना थी जो भारतीयता की मनोभूमि और हिंदुस्तानियत के आकाश में बिजली की तरह खिंच गई थी। उस रेखा के इस पार और उस पार लाखों लोगों के दिलों में आतंक सा छा गया। कल तक जिनका वह घर था, वह वतन था, आज उस वतन को उन्हें छोड़ना था। जिस वतन में उनके पूर्वजों ने सारी जिंदगी बिताई और उसी मिट्टी में मिल गए, आज उस वतन को उन्हें छोड़ना था। छोड़ना था वो आस पड़ोस, वो परिवार, वो व्यवसाय, सब कुछ। शांति से नहीं, प्यार से नहीं, बल्कि घृणा, हिंसा और हैवानियत की आंधी और अमनुष्यता के रक्तमय समुद्र को तैरकर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will wake to life and freedom. From the speech delivered to the Indian Constituent Assembly by none other than our first Prime Minister of the Independent India, Jawaharlal Nehru. क्या ये वही आज़ादी थी जिसके लिए पिछले 100 सालों में अनगिनत लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही अंग्रेजों के सामने डटकर खड़े रहे? ये आज़ादी वो आज़ादी तो नहीं जो भारत के लोगों ने देखी थी, जो उन्हें दिखाई गई थी। ये मैला सा उजाला, ये रात की आहत सुबह जिसका इंतजार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं। कवि फैज अहमद फैज। ये बात सच है कि दुनिया के इतिहास ने कई बार करवटें ली हैं, जैसे बिग बैंग, जीवों का उदय, डायनासोर स्पीशीज का समूल विनाश, आपदाएं, विश्व युद्ध, परंतु मानवता की ऐसी हत्या, ये तो अकल्पनीय थी। इतने नीचे स्तर पर भी मनुष्य गिर सकता है, ऐसा आज भी कोई सोच नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ और किस लिए, इसका जवाब उन 1.5 करोड़ लोगों के पास तो नहीं था जो एक रात में बेघर हो गए, सिर्फ इसलिए कि गलती से अब उनका घर बॉर्डर की गलत साइड पर पड़ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा और मैं आज सभी को दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज के माध्यम से एक ऐसी जगह लेकर आई हूं जहां विभाजन की त्रासदी से 3000 विस्थापित परिवारों को शरण मिली। जी हाँ, हम खड़े हैं न्यू इंडस्ट्रियल टाउन के फरीदाबाद में और इसी याद में गुरुद्वारे में, जिसकी स्थापना के पीछे विभाजन की त्रासदी से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक कहानी है। ये गुरुद्वारा उसी ट्रेन की याद दिलाता है जो 10 जनवरी 1947 को बन्नू स्टेशन से अटारी के लिए रवाना हुई थी, मगर कभी पहुंची नहीं। 12 जनवरी को खुशाब जंक्शन पर ट्रेन चालक ये कहकर ट्रेन को डाइवर्ट कर देता है कि आगे मार्ग सुरक्षित नहीं है और अब ये ट्रेन रावलपिंडी जाएगी, मगर ट्रेन को डाइवर्ट कर गुजरात स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया जाता है
और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि उस समय के पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित ये गुजरात हिंसा में सबसे अधिक प्रभावित शहरों में से एक था। नतीजा ये हुआ कि गुजरात स्टेशन पर खड़ी ये 3000 पैसेंजर से भरी ट्रेन सांप्रदायिक दंगों और हमलों का शिकार हो जाती है। इस त्रासदी में बचे लोगों को पहले सोनीपत, फिर कुरुक्षेत्र और अंत में फरीदाबाद शेल्टर में लाया गया, जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करी। इस नरसंहार में शहीद होने वाले 2200 लोगों के याद में इसी गुरुद्वारे की स्थापना की गई थी। आज हम इस गुरुद्वारे को गुरुद्वारा शहीदा गुजरात ट्रेन के नाम से जानते हैं। आज भी यहाँ देश विदेश से लोग 12 जनवरी को आते हैं और उन शहीद हुए लोगों की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं गुरुद्वारा शहीदाने गुजरात फरीदाबाद, और मैं आज आप सभी लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहती हूँ जो उस ट्रेन में ट्रैवल करके आए थे और अपनी पूरी हिस्ट्री दोबारा से हमारे साथ रिकलेक्ट करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में। सर, आपका शुभ नाम? रमेश चंद्र अरोड़ा। जी सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा, अपने परिवार के बारे में संक्षेप में अगर बताएं तो। जहाँ से हम पाकिस्तान जो डिवाइडेड भारत था उसमें रहते थे। जब देश का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद सब लोगों गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ था कि जो हिंदू पाकिस्तान, सो कॉल्ड पाकिस्तान से सो कॉल्ड हिंदुस्तान में आना चाहते हैं वो अपना नाम दर्ज पंजीकरण कराएं और उनके लिए ट्रेन मुहैया कराई जाएगी। और उस कड़ी में हमारे लिए एक ट्रेन बन्नू स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट बन्नू और सिटी भी बन्नू है, वहाँ से मुहैया कराई गई। और 10 जनवरी 1948 में हम वहाँ से चले, ट्रेन में बैठे और ट्रेन प्रॉपर वे में अमृतसर अटारी के पास आने वाली थी, लेकिन कुछ शरारती तत्व, या ये कहिए कि उस समय के जो नालायक समझ लो, क्रांतिकारी समझ लो, उन लोगों ने इस ट्रेन को लूटने का प्रोग्राम बना लिया। उनको पता चल गया कहीं सोर्स से, उनको इस ट्रेन, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर ये पहली ट्रेन थी जो वहाँ से पाकिस्तान से चल कर के हिंदुस्तान आ रही थी। और इसके अंदर उस समय के काफ़ी अच्छे धनाढ़ लोग, अच्छे बिजनेसमैन और काफ़ी लोग इसके अंदर आ रहे थे। तो उन लोगों ने, जो कबायली कहा करते थे उनको हम, तो उन लोगों ने इस ट्रेन को लूटने का कोई प्रोग्राम बना लिया। और जब ट्रेन बीच में किसी स्टेशन पे रुकी थी तो ड्राइवर को उन लोगों ने, कबायलियों ने, उसको डरा धमका करके ट्रेन का रूट जो है ना वो डाइवर्ट करवा लिया। जो ट्रेन वहाँ से डाइवर्ट रूट पे निकली, तो जब ये ट्रेन उस गुजरात स्टेशन जो भी पाकिस्तान के अंदर जाता है कि 12 जनवरी को खुशाब जंक्शन पर उस ड्राइवर ने वो ट्रेन डाइवर्ट करके गुजरात स्टेशन की तरफ लेके गए थे। बिल्कुल, गुजरात स्टेशन के अंदर लेके उन्होंने ब्लॉक जो ना आगे लकड़ के ब्लॉक लगा करके ट्रेन को रुकवा करके, आसपास सब पहाड़ियाँ थी और वहाँ के जो कबायली लोग थे उन्होंने मोर्चा बांध के अपने पास हथियारों से और गोला बारूद से उनके पास काफ़ी था, उन्होंने मोर्चाबंदी करके ट्रेन को रुकवा करके, ये ट्रेन सुबह 4 बजे 12 जनवरी को गुजरात स्टेशन पे पहुंची। तो वो उस साल
लोहड़ी का दिन भी 12 जनवरी को ही था। और ऐसा भी बताया जाता है सर कि पश्चिम पंजाब जो गुजरात का जो एरिया था, ये उस वक्त हिंसा में सबसे आगे, सबसे ज़्यादा त्रासदी यहाँ पे हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये उस ट्रेन के अंदर जो लूटने का प्रोग्राम भी जो बना जी। और मार काट करके ही तो उन्होंने सारा एक संदेश देना चाहते थे हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कि हम तुम्हारे आदमी जो हैं हम उनको पैसा, धन, असबाब, माल असबाब हम लूट के अपने पास रखेंगे। और ट्रेन के अंदर लगभग 4000 लोग सवार थे। 4000 लोग सवार थे। और उसमें से इन्होंने जब गोला बारूद सब ऊपर से गोलाबारी शुरू की तो हमारे इस ट्रेन के अंदर 60 जवान, गोरखा रेजिमेंट के जवान भी सवार थे जो कि हिंदुस्तान की को सरकार ने मुहैया कराए थे सुरक्षा के लिए। उन्होंने गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने उन कबायलियों का काफ़ी मुकाबला किया, सामना किया उनका। हाँ। और जब उनके पास गोला बारूद ख़त्म हो गया तो वो मजबूर होकर के चुप हो गए। तब वहाँ की कबायली समझ गए कि इनके पास अब असला नहीं है। वो नीचे उतर के आए और स्टेशन में पहुँच करके हर डब्बे के अंदर घुस गए। वहाँ लूट फाट करने लगे और बक्से उनको, हर आदमी जब जिसके पास कीमती चीज़ होती है तो वो अपने पास संभालने की कोशिश करता है। तो वो जब अंदर घुस रहे थे वो देख रहे थे कि इनके पास ये इसकी तरफ काफ़ी तवज्जो है, तो उसके ऊपर स्पेशली निगरानी रख के वो लूट के ले जाते रहे। और हमारे कंपार्टमेंट के अंदर मैं अपने परिवार के साथ, हमारे पिताजी, माताजी, हमारे नाना जी, नानी जी और मामा जी, उस पूरा परिवार हम 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, इसी गाड़ी के अंदर, इसी ट्रेन के अंदर सवार थे। इसी ट्रेन में इसी, हाँ जी। और जब ये कबायली हमारे कैबिन के अंदर पहुंचा तो उसने हमारे माता जी के गले से सोने का लॉकेट, गुलाबंद होता है, वो निकालने की कोशिश की। हमारे पिताजी ने, हरनाम दास अरोड़ा, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि गले पे क्यों हाथ मार रहे हो, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी है ये गैरतमंद है। किसी औरत के ऊपर कोई हाथ कोई लगाए तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब हमारे पिताजी की गैरतमंदी की वजह से उनको टोका तो उसने एकदम एक गोली हमारे पिताजी की छाती में मारी और जो बंदूक के आगे नेज़ा लगा है उसके ऊपर वार कर दिया। वार करके वहीं हमारे पिताजी को ढेर कर दिया। काफ़ी चिल्लाहट, काफ़ी लोग रो धो रहे थे। सभी धीरे धीरे कर कोशिश कर रहे थे कि हम निकले यहाँ ट्रेन से अंदर से। बहुत लोग वहाँ से निकले। जब हम परिवार के साथ निकल रहे थे तो मैंने देखा कि उस समय स्टेशन के प्लेटफार्म के ऊपर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लाशें पड़ी थी, एक के ऊपर दूसरी, कोई ढेर से बने थे, कोई फैला कर लाशें पड़ी थी। हमने मैं ये भी देखा कि वो लोग, कबायली लोग, हमारे बहन बेटियों को जो जवान थी या बुजुर्ग बहन बेटियां जो चाहे मैरिड भी थी, उनको वो अपने साथ अलग अपने कैबिन उसमें लेके जा रहे थे साइड पे, और बाकी लोग कोशिश कर रहे थे कि हम अपना आप बचाव करें। आपने ये दृश्य देखे हैं जिसमें औरतों को जबरन उठाया जा रहा था? बिल्कुल। और उनके साथ बदसलूकी की जा रही बिल्कुल बिल्कुल देखा मैंने। बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे थे। मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में, आपको इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी। और उसके बाद हम जैसे कैसे निकले वहाँ से, तो बाहर निकलने के बाद हमें थोड़ा एक साइड पे निकले, प्लेटफार्म से बाहर निकले तो वहाँ पर कुछ मिलिट्री के जवान, इंडियन मिलिट्री के जवान थे। उन्होंने हमारे को, सब लोगों को साइड पे ले गए। और इस ट्रेन के अंदर जो बाद में पता चला जी। कि लगभग 2700 के करीब लोगों की मौत हो गई थी। जी। और बाकी जो बचे थे
वो जैसे कैसे पुलिस की कैंप के अंदर पहुँचे, और ये बात जब फैल गई भारतीय सरकार को भी और भी आस पड़ोस में, तो जहाँ पाकिस्तान के अंदर, सो कॉल्ड पाकिस्तान के अंदर जहाँ हम रहते हैं, उनको भी कईयों को बहुत दुख हुआ जी। क्योंकि हमारे संबंध उनके साथ, क्योंकि हमारा बचपन वहीं से गुजर रहा था, हमारे परिवार वहीं रहते थे, हमारे अच्छे संबंध थे। ये तो कुछ पॉलिटिकल रंजिश की वजह से ये सब विभाजन हुआ या जो भी हुआ, और बाकी वहाँ से लोग निकल के आए। बाद में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, नेहरू जी ने आदेश दिया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। आपने बात करी कि ये पॉलिटिकल साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हुई। जब 3 जून 1947 के दौरान जब ये अनाउंसमेंट हुई कि अब विभाजन होगा, उसके कितने साल पहले या कितने दिन पहले आपको ऐसा लगा कि विभाजन हो सकता है, या विभाजन के हमें उठ यहाँ के जाना पड़ सकता है, हमारा घर बार सब कुछ छोड़ के ऐसी स्थिति आ सकती है? पहले पता था या एकदम से आपको पता चला और कुछ तैयारी नहीं करने का मौका मिला? नहीं पता था, ना ही कोई अंदेशा था और ना ही कोई ऐसा चांस था। ये तो अचानक ही हुआ सारा, जब हम इधर शिफ्ट हो रहे थे जी। अपने हिंदुस्तान में, तो तब ये सारा कबायलियों ने हमारा ये किया। अब ये कबायली जो था, ये वहाँ पर पहले भी पाकिस्तान का जब हिंदुस्तान था, पूरा अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था, वहाँ पर भी कई बार ये लोग आके ऐसे गाँव के अंदर या कस्बों के अंदर पहले भी लोग करते थे। जी। इतिहास ने इतने बड़े रूप से कभी पलायन ऐसे ना तो कभी सोचा ना कभी देखा। ये किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़ के, अपने लोग छोड़ के, अपने आस पड़ोस को सब कुछ छोड़ के, ज़मीन छोड़ के ऐसी जगह जाना पड़ेगा जो बिल्कुल नई जगह है, सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपका क्या सोचना है? ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि अचानक होगा, हम जाएंगे, और हम सिर्फ पहने हुए 2-3 कपड़ों में ही आए यहाँ पर। अच्छा, आप कुछ सोना लेके आए हो अपने साथ? बिल्कुल, सब वो लूट फूट गए, और कपड़े लत्ता जो बक्से वगैरह, पहले अपने शरीर जब अपनी जान को बचाने की थी, उस समय असबाब को, माल असबाब को नहीं बचाया जाने की कोई हिम्मत हुई, अपने आप को बचाना ही। हम तो सिर्फ पहने हुए कपड़ों में यहाँ निकल के आए थे। उसके बाद हमारे को हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने उन कैंपों से निकाल करके पहले सोनीपत ले, अमृतसर ले आए। अच्छा, पहला कैंप आपका जो था? हाँ, पहले अमृतसर रहे, उधर से हमारे को सोनीपत लेके आए। सोनीपत आए। हाँ जी। तो सोनीपत में हम वहाँ पर टेंटों के अंदर, गोल वाले टेंट बड़े, जहाँ पर जैसे मिलिट्रियों को मुहैया कराए जाते हैं, उस तरह के गोल टेंटों के अंदर हमारे को जगह दी गई, और उसके अंदर हमें रखा गया। उसके बाद कुछ अर्सा वहाँ रहे, फिर हमारे को फरीदाबाद में यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ फरीदाबाद में भी, ओल्ड फरीदाबाद के पास एक जगह थी, वहाँ पर तालाब के पास, वहाँ पर भी टेंट वगैरह मुहैया करा करके हमारे को पहले वहाँ स्थान दिया गया। जी। फरीदाबाद को हम न्यू इंडस्ट्रियल टाउन भी कहते हैं, जिस तरह का नाम उस टाइम के हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। हाँ जी। उसकी स्थापना कैसे हुई, किस तरह से फरीदाबाद बना, उसके ऊपर, क्योंकि आप बहुत छोटे थे, आपने स्टार्टिंग से सब कुछ देखा, तो उसके ऊपर थोड़ी सी आप अपनी ओपिनियन रखिए। हाँ, ऐसा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के जो प्रधानमंत्री थे, वो हमारे अपना बन्नू की जी। जो रिहायशी लोग थे, जो वहाँ जो ट्रेन में थे या जो कुछ नहीं भी आए थे, इनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे। इसकी एक घटना जो हमारे बुज़ुर्गों ने मेरे को बताई थी, समझ में आई थी, कि एक बार आज़ादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे उस इलाके के अंदर आए थे जी। पब्लिक में स्पीच दे रहे थे। तो अंग्रेज़ी हुकूमत के जो सिपाही थे, उनके जो करिंदे थे, उन्होंने हमारी उस मीटिंग के ऊपर अटैक कर दिया। तो हमारी बिरादरी के हमारे लोगों में, जिसमें मेरे नाना जी भी थे, पंडित
जवाहरलाल नेहरू को ज़मीन पे बिठा दिया और उसके ऊपर ऐसे घेरा कर दिया। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि टीम इंडिया जो है जब क्रिकेट खेलने जाती है तो इस तरह घेरा बना करके खड़े हो जाते हैं। इस तरह घेरा करके हमारे लोगों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के लोगों अपना सिपाहियों की मार झेली। पीठों पे काफ़ी सब लोगों को डंडों से पीटा गया और राइफल्स की बट से भी इनको मारा गया। तो सब बर्दाश्त करने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इससे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया और बताया भी हम लोगों को कि मैं आपको सबको अपने दिल्ली के पास ही स्थापित कराऊंगा जगह पे। तो इधर आप फरीदाबाद में जब लाए तो उनका ये एक सपना था कि यहाँ को फरीदाबाद के अंदर एक इंडस्ट्री लगाई जाए। इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे लोगों की पार्टनरशिप, भागीदारी, हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन किसी वजह से वो तो नहीं हो पाया। लेकिन जब यहाँ इंडस्ट्री शुरू हुई, NIT जो इंडस्ट्रीज़ का नाम भी दिया गया, NIT ये रिहायशी का नाम भी दिया गया। वो इसलिए दिया गया कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए जैसे यहाँ पावर हाउस बना, बाटा फैक्ट्री भी लगी, पहली फैक्ट्री लगी और भी कई मेटल बॉक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कई और इंडस्ट्रीज बाद में लगी। ऐसा बताया जाता है सर कि यहाँ के लोग जो आए थे, जो माइग्रेंट्स थे, उन्हीं लोगों ने इस फरीदाबाद को बनाया था। हाँ जी। और 5 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हुए थे उसमें से 4.6 करोड़ रुपए उन्होंने इस इंडस्ट्री को, इस जगह को स्थापित करने के लिए लगाए और बाकी के सारे पैसे सरकार को वापस कर दिए। इस ईमानदारी पे भी मेरे ख्याल से हुकूमत, जो सियासी हुकूमत है, बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ के लोग जो है कर्मठ लोग हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब हम टेंटों में ओल्ड फरीदाबाद के पास रह रहे थे, ओल्ड फरीदाबाद इसलिए जाते सिर्फ क्योंकि वो फरीदाबाद का स्टेशन जो है उसके पल्ली तरफ का एरिया है, ईस्ट की तरफ का, वो वहाँ पर रिहायशी लोग रह रहे थे। लेकिन जब हम उसकी वेस्टर्न साइड पे जब आए, वेस्ट साइड के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर मकान बनाए गए। वो मकान हम लोगों ने ही उनको, हम 1 रुपया 1.5 रुपया पर रोज़ की या मैक्सिमम 2 रुपये की मजदूरी मिलती थी पर डे की, उस पे हम लोगों ने ही मकान बनवाए। और यहाँ के लोग दिल्ली में भी मजदूरी करने के लिए जाते थे। दिल्ली, लाजपत नगर, रमेश नगर, मोती नगर वगैरह वगैरह जो एरियाज़ हैं उसके अंदर वहाँ पर जो मकान बन रहे थे, जैसे आजकल DD के हैं, इसी तरह वहाँ पर भी मकान बने थे पहले। वहाँ पर भी मजदूरी करने हम लोग गए हैं, हमारे बुज़ुर्ग हमारे। और इसी वजह से हमारे जो मकान बन गए, इस मकान को NIT एरिया को बनाने के लिए जर्मनी से कोई आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। उनका नाम था नेसन, मिस्टर नेसन था। तो उन्होंने अपने रिहाइश के लिए, जब कोई यहाँ ऑफिस और सब कुछ बनाने के लिए, NIT को बनाने के लिए जब रिहाइश भी और ऑफिस भी बनाया, वो एक गोल ड्रम टाइप रिहाइश मकान बनाए थे अपने लिए। उनका नाम है नेसन हट। हट तो हो गया, लेकिन नेसन उस नेसन आर्किटेक्ट के नाम से दिया गया। और यहाँ पर जब मकान बने तो उस समय पूरी छूट थी कि अपना अपना मकान खुद चुन लो। बाद में जब यहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे तो हमारे जो वहाँ से विस्थापित लोग जो थे, जो इधर उधर भी गए थे, जो सिर्फ NIT में नहीं आए थे, फरीदाबाद नहीं आए थे, और जगह भी उन्होंने अपने कई जानकारों के साथ या रिश्तेदारों के पास जाने की कोशिश की थी, वो भी यहाँ करके यहाँ पर अभी स्थापित हो गया। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी। उस पार से इस पार तक का जो सफ़र था, जो त्रास्त यात्रा आपकी गुजरी, उसकी कुछ आपको दृश्य ऐसे याद हों जिन्हें देखकर या सोचकर भी आज भी आपकी रूह कांप जाती है? आपने ऐसा कभी सोचा नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? आपने सामने ऐसी कोई चीज़ें देखी हो जो आपकी जनरेशन्स कभी भुला नहीं सकती? इससे बड़ी त्रसिदी क्या होगी?
कि हम वहाँ से आए, जो कि उस समय के लाखों के असबाब सोना चांदी वो लूट गए और सब कुछ ले गए, और हम सिर्फ पहने हुए कपड़ों में आए। हमारी भारत सरकार ने यहाँ के लिए हमारे को जब मकान बनाए थे तो कोई 400-500 का लोन, 450 का लोन भी दिया था जी। और उस लोन को उस समय श्री मेहरचंद खन्ना जी, जो कि रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर थे, हमारी पंजाबी बिरादरी के ही थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। नेहरू जी और मेहरचंद खन्ना की बदौलत ही हमारा ये टाउन जो है ना NIT बना, उन्हीं की मेहरबानी से हम यहाँ आए। जी, आपके परिचित कुछ आपके मित्रगण जो दूसरे धर्मों से थे, उन्होंने कभी आपकी सहायता करी? नहीं, इस ट्रेन के अंदर जो आए थे हिंदू और सिख आए थे जी। इसके अलावा और तो कोई आए नहीं थी। और धर्म कौन सा धर्म हमारी मदद कर सकता था, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे मोहम्मदन, वो वहाँ पर जा रहे थे और हमारे लिए ये टाउन बन गया NIT। उसका नाम NIT इसलिए दिया था कि न्यू इंडस्ट्रियल टाउन। यहाँ पर फैक्ट्री भी लगी और लगाने के प्रोग्राम था। इंडस्ट्रियल इसलिए कह गया और न्यू इसलिए फरीदाबाद कहा कि वहाँ पर जो ईस्ट साइड में रेलवे लाइन के पल्ली तरफ वो ईस्ट में आता है, तो ओल्ड फरीदाबाद उसका नाम दिया गया और इसका नाम न्यू इंडस्ट्रियल टाउन रखा गया, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी पहली बार लग रही थी और शहर भी नया बसा था। जी, आपने बताया जो भारतीय सेना थी, गोरखा रेजिमेंट, 60 सोल्जर्स आपके साथ उस ट्रेन में थे, वो सब शहीद हुए या फिर? नहीं, लगभग सभी शहीद हुए। लगभग सभी शहीद हुए थे। गवर्नमेंट का कितना रोल रहा आपके इस जर्नी में सहायक के रूप में? ये गवर्नमेंट उस समय, मैं तो ये कहूँगा उस समय गवर्नमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मेहरचंद खन्ना, यही मेन फिगर थी। होम मिनिस्टर वगैरह सभी तो आते हैं, लेकिन इनका मेन रोल यही था कि यहाँ के हमारे लोगों को बसाना। हालांकि पहले इन्होंने ऑफ़र दी थी कि नीलोखेड़ी या और राजस्थान की और जगह हमें ज़मीनें लाट कर दी जाएँ। तो वहाँ पर ज़मीन इसलिए क्योंकि हम जो वहाँ पर छोड़ के आए थे अपने मकान छोड़ के आए थे, बने बनाए और बंद करके आए थे, और हम तो सिर्फ थोड़ा सा सामान लेके, बाकी सामान तो हमारा वहीं रह गया। उसकी कंपनसेशन के लिए हमारे लिए कह रहे थे ज़मीनें ले लो हम और एग्रीकल्चर करो। तो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा ज़मीनें एग्रीकल्चर तो बाद की बात है, पहले हमें रहने का और खाने का प्रबंध होना चाहिए। तो हम इस बात के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मेहरचंद खन्ना, बाकी सभी जो कमेटी थी, जो मंत्रीगण थे, हम उनका बहुत बहुत आभारी भी हैं और दिल से शुक्रगुजार भी हैं। जब यहाँ फरीदाबाद में जब हमारे को यहाँ मकान अलाट हो गए तो हमारे बिल्कुल मकान हमारा 5F24A है, उसके बिल्कुल साथ 10 फुट की दूरी पर एक प्लाट खाली पड़ा था। हमारे नाना जी, जिसको हम दादाजी कहते थे, उन्होंने ही हमारे को यहाँ पर बड़ा पाला पोसा, क्योंकि पिताजी तो वहीं ट्रेन के अंदर ही शहीद हो गए थे। भाई मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ और मेरे सिर्फ 4 भाई बड़े थे, वो भी इतने इस उम्र में नहीं थे कि नौकरी काम कर सके, लेकिन मजबूर ना ही ज़्यादा पढ़े थे, 8वीं तक पढ़े थे शायद। और जब यहाँ आए तो हम रोज़गार के चक्कर में पढ़ते रहे, लेकिन हमारे नाना जी ने एक प्लान बनाया यहाँ पे कुछ बुजुर्गों के साथ मिल करके कि हम जो हमारे 2600-2700 के करीब लोग वहाँ शहीद हुए हैं, उनकी याद मनाई जाए, उनकी याद में कोई ऐसी जगह बनाई जाए जिस पे उनको शहीदों को श्रद्धांजलि सुबह शाम दी जाए। उसके लिए हमारे घर के पास ही एक प्लाट पड़ा था लगभग 400 गज का। उसके अंदर पहले तो हम बैठे, प्लानिंग की, ये प्रोग्राम बनाया। उसके बाद बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। हमारे दादाजी और उनके साथ 1-2 आदमी और थे, इन्होंने हमारे 9 सिटीज़ जो जहाँ पर हमारी बिरादरी के लोग रहते थे,
जो उस ट्रेन में नहीं आए थे या पहले आए या बाद में आए, उन्हों के पास अप्रोच करके पता जहाँ जहाँ पता चलता रहा, जैसे अगर यूपी साइड में जाएँ, बिजनौर, देहरादून, कानपुर, रामपुर, यहाँ के लोगों के पास भी ट्रेन से गए और वहाँ से 5-5, 10-10 आने की या 1-1, 2-2, 5-5 रुपये की रसीद, जो काफ़ी रही थी वो 5 रुपये तक उस समय इकट्ठा अपना डोनेट किया। और इस साइड पे जाएँ बम्बई साइड में, उस साइड में भी बम्बई तक भी गए, वहाँ से भी कलेक्शन करके लाए। और यहाँ पर एक 16 बाई 22 फुट का एक कमरा बनाया जी। अच्छा। हाँ, जहाँ पर आजकल गुरु ग्रंथ साहब का सुखासन बना हुआ है, ये लगभग वहीं था। और उसमें उसको कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये विचार किया गया, हमारे नाना जी ने बताया कि यहाँ पर बिरादरी का मेल, दुख सुख की जगह बन गई है, तो यहाँ पर क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि अरदासें करें। तो उसके लिए हमारे दादाजी ने ये प्रोग्राम बनाया कि यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का जो है ना प्रकाश किया जाए। जी, ये आपका प्रस्ताव आपके ग्रैंडफादर ने आपके प्रस्तुत किया था? हाँ, को करम कुमार जी। और उन्होंने ही ये कलेक्शन के लिए एक सज्जन और थे, शर्मा जी थे, उनके साथ कलेक्शन के लिए भी इधर उधर काफ़ी भाग दौड़ की अपने शहर से बाहर। तो जब ये बन गया, तो ये प्रोग्राम बन गया, तो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया गया और सुबह शाम यहाँ पर अरदासें और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जो कि आज तक भी जारी है। आज अगर आपने देखा है कि इस गुरुद्वारे का प्रारूप क्या है, आज एक महल की तरह बना हुआ है। वो 16 बाई 22 का जो हाल था, उसको कुछ समय बाद जब यहाँ के लोग भी कुछ धीरे धीरे संपन्न होते गए, तो पैसा थोड़ा करके एक बड़ा हाल बना लिया। उसके बाद धीरे धीरे ये सारी डेवलपमेंट हुई। पहले सिंगल स्टोरी बना, फिर डबल स्टोरी बनाया, और अब जो है अगर आपने फ़ोटो ली है या देखा है तो आपको पता चलेगा कि कैसे अंदर सुंदर महल सा बना हुआ है। बिल्कुल। और आगे भी थोड़ी सी जगह और रहती है उसी प्रीमिसेस के अंदर, 400 गज के लिए अंदर ही, उसके अंदर भी थोड़ा जो पोर्शन, उसको भी थोड़ा सा बराबर हाल के बराबर समतल करके उसको भी आगे बनाने का प्रोग्राम है। बहुत बहुत अच्छे विचार हैं सर, बहुत उच्च विचार हैं। अंधकारमय भविष्य की अनुभूति आपको कितना डराती थी उस समय? आपके परिवारजन, आपके भाई बहन, आगे क्या होगा, कैसे होगा? आपने देखा आपके ग्रैंडफादर भी बहुत क्रांतिकारी ही थे, जिन्होंने ये गुरुद्वारा इस्टेब्लिश किया। किस तरह का डर? क्रांतिकारी तो नहीं कह सकते, सेवादार थे। सेवादार थे समाज का, लोगों का, बिल्कुल, और उसके बाद अपने परिवार का बहुत भला चाहते थे और किया भी। मेरे को याद आता है कि जहाँ की जब सड़कें बनी थी, उसके साथ मिट्टी, जब साथ में थोड़ी समतल करने के लिए मिट्टी डाली जाती थी, तो हमारे दादाजी उसके अंदर मजदूरी करते थे। मैं अभी बयान नहीं कर सकता। गुरुद्वारा शहीदानी गुजरात फरीदाबाद, जिसकी आपने बात करी, इसकी नींव कैसे रखी गई? आपने बताया कि जब विभाजन के वक्त आप 8 साल के थे, तो आपने वो सब कुछ देखा होगा स्टार्टिंग से, जब ये बना, कैसे बना, कितने लोग शामिल थे, आपके दादाजी किस हद तक इस कार्य में सेवादार, जैसे आपने बताया, तो किस तरह से इन्होंने इसकी नींव रखी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस गुरुद्वारे का नाम पहले गुरुद्वारा गुजरात ट्रेन का नाम अभी नहीं लिखा, गुजरात ट्रेन के नाम से, शहीदाने गुजरात ट्रेन ट्रेन के नाम से इसका नाम रखा गया था। पहली रजिस्ट्रेशन इसी नाम से हुई थी। उस समय हमारे दादाजी जो थे, बेसिकली तो नाना जी थे, हम दादाजी बोलते थे, क्योंकि उन्होंने यहीं हमें ब्रॉटअप किया।
हमारे दादाजी तो वहीं उस समय पाकिस्तान ही रह गए थे, वो हमारे साथ नहीं आए थे। ओके। हाँ, हमारे दादाजी और चाचे जी वगैरह थे ना, वो नहीं आए थे। तो वही हमारे दादाजी भी और नाना जी, इसलिए हम उनको दादाजी सभी बोलते थे। अच्छा, उन्होंने कैसे ये निर्णय लिया कि वो नहीं आना चाहते, या उनका विचार नहीं था, कहता भी हम देखते हैं, अभी नहीं आते हम। अच्छा। तो उसके बाद फिर यहाँ आए। जब ये आपने पूछा कि भाई कैसे गुरुद्वारे का, मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि पहले एक हॉल कमरे के अंदर जैसे उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ही ये जो बना, उसके लिए मैंने बताया कि कमेटी सी बनी, कमेटी का गठन का हुआ, जिसमें मैं नाम बताऊंगा कुछ एक जो मेरे को ध्यान में है। हमारे नाना जी, दादाजी, ये कोकाराम कुमार और अपना सरदार प्रेम सिंह, चाचा गिरधारी लाल, चाचा टेक चंद और गोंधर सिंह जी, और हमारे बाबू कन्हैया लाल, लाला तख्त राम, और भी जो इसके लिए जो अपना योगदान दिया कमेटी के अंदर है, अपना श्री गीलाराम खत्री जी, ये लोग, इन्होंने एक कमेटी बनाई। तो पहले तो हमारे दादाजी को प्रधान बना रहे थे, तो हमारे दादाजी ने कहा मैं तो सेवादार रहूँगा। तो उन्होंने कहा प्रधान, सेक्रेटरी के चेयर सब आप बनो, मेरे तो सेवादारी मेरा काम है। उसी वजह से वो जगह जगह जा करके जो मैंने बताया कि कलेक्शन की है, तो कहता सेवादार ही कर सकता है, प्रधान नहीं कर पाएगा ऐसा। तो अपना कोई ओहदा ना ले करके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सरपरस्त मान करके सारा काम करा, उनकी निर्देशन अनुसार ही हुआ। तो ये गुरुद्वारा इसी ढंग से बताया मैंने कि गुरुद्वारा जब शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो यही सोच, हालांकि कुछ लोगों ने इस कमेटी से भी कुछ अलावा भी और भले कुछ लोगों ने कहा कि नहीं गुरुद्वारा मत बनाओ, लेकिन हमारे दादाजी ने कहा कि नहीं, बस प्रकाश करवाना तो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कराना। तो उसी वजह से इसकी और इसका नाम जो रखा था, पहली रजिस्ट्रेशन जो हुई थी गुरुद्वारा नहीं था, यादगार शहीदान गुजरात ट्रेन, शहीदान गुजरात ट्रेन, यादगार शहीदान गुजरात ट्रेन के नाम से इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, और मेरे ख्याल से 1960 के आसपास हुई थी। ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास था, क्योंकि मेरे दादाजी मेरे को आगे कर लेते थे। कई चिट्ठियाँ भी मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, प्रधानमंत्री जी को, आपने खुद लिखी? खुद मेरे हाथ की हिंदी की। क्या बात है सर जी। उनका थोड़ा सा आप जिक्र करें, आपने किस तरह की बातें लिखी अपने लेटर्स में? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भी लिखी, मेहरचंद खन्ना रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर को भी लिखी, क्योंकि ये जगह जो हमने जहाँ गुरुद्वारा बनाया था, स्थान बना लिया हमने, तो रजिस्टर भी करवा ली। तो गवर्नमेंट की तरफ से, लोकल बॉडी से इसके अंदर नोटिस आते रहे, बल्कि रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री दिल्ली से भी आते रहे, इसकी पेमेंट कराओ, उसकी पैसे जमा कराओ। तो हमने कहा हम तो पहले विस्थापित हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो चिट्ठियाँ मेरे हाथ की लिखी चिट्ठियाँ, अगर कोई 60 का रिकॉर्ड वहाँ से PM हाउस से निकाले या मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन से निकाले, तो मेरे हाथ की हिंदी की लिखी चिट्ठियाँ भी वहाँ मिलेंगी। जी सर। सर, क्या आपको अपने जन्मभूमि की कुछ याद आती है? ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती है? बस यह है कि घर से हमारी दुकान थी, सनातन धर्म हाई स्कूल के पास ही हमारी दुकान थी। मैं और मेरे से जो बड़े भाई हैं कृष्णलाल अरोड़ा, हम दोनों वहाँ इकट्ठे, बच्चे तो थे ही, हम भाग भाग के जैसे कैसे वहाँ जाते थे। एक तो ये मेरे को ध्यान आता है, और दूसरा हमारी नानी का घर भी, नाना जी का घर भी थोड़ी दूरी पे था, वहाँ पर भी हम दोनों भाई छुट्टियों में या वैसे भी शाम के समय कभी निकल गए, छुट्टी वाले दिन निकल गए। जैसे तो हम तो खैर पढ़ते, वहाँ पढ़ाइयाँ कहाँ थी इतनी थी, लेकिन वहाँ जाते थे हम।
और हमारे बड़े भाई हैं मदन लाल जी अरोड़ा, सबसे बड़े भाई हैं। उनके बाद हंसराज जी अरोड़ा, मुलखराज जी अरोड़ा, जी कृष्ण लाल जी अरोड़ा जो मेरे से इमीडिएट पड़े हैं। हमारी बड़ी बहन राज रानी, उससे छोटी, और मेरे जो है वो मेरे से भी छोटी है, कमला देवी, और उनसे छोटी सवित्री देवी। ये हमारी माता जी फूली बाई ने अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे यहाँ पर बिताए। जी और हमारे नाना जी और हमारी माता जी और मामा जी सब मिल कर के, हमारे बड़े भाई ने भी काम ढूंढा, वो भी लग गए। जी उन्होंने फिर फार्मासिस्ट की नौकरी भी करी, दिल्ली में भी इसमें नजाफर सेंटर में, जी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फार्मासिस्ट से। बाद में इन्होंने फिर अपना आरएमपी का रिटायरमेंट के बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी बन गए, एग्ज़ाम पास करके, और डॉक्टरी भी करते रहे। जी जी वो भी हैं NIT में, अपना उसमें सैनिक सोसाइटी जी। सेक्टर 49 में भी रहते हैं। सर, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मैंने 10th पास की। जी मेरे बड़े भाई का सपना था कि मैं डॉक्टरी करूं, जी लेकिन कुछ ऐसे हालात हो गए कि 10वीं के बाद मेरे को पढ़ाई रोकनी पड़ी, और मैंने ITI की जी पूसा से, जी जी जी। इंजीनियरिंग का काम हो गया सब। हम्म। और जब मैंने उसके बाद एकदम मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, फिर मेरे मन में विचार आया मैं क्यों ना टाइम, ऑफिस में हाफ डे, सैटरडे हाफ डे छुट्टी होती थी, जी तो मैंने सोचा मैं साथ किस करता हूँ। फिर मैं अपने आप प्राइवेट तौर पे बाई पार्ट्स ग्रेजुएशन किया है, BA किया है। डोगरी भी करता था शाम के, बल्कि जो भी टाइम घर में मिलता था, या फिर इवन फैक्ट्री में भी आधे घंटे का लंच ब्रेक होता था, उसमें 10-12 मिनट में खाना खाया, 15-20 मिनट एक किताब लेके जाता था, वहाँ पर स्टडी भी करते, छोटे से पेड़ के नीचे। अरे वाह सर। ओके सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जी। विभाजन की त्रासदी को लेकर आप कुछ भी आप ऐसा बताना चाहते हैं, बाइंडिंग स्टेटमेंट अपना देना चाहते हैं? इसके बारे में काफ़ी कुछ तो बता दिया इसमें स्टेटमेंट, और क्या है, यही स्टेटमेंट है त्रसदी जो हमने भुगती है। और अपने यहाँ के जब स्टडी कर रहा था, मैं 4th-5वीं पढ़ता था, हमारे घर के अंदर एक हमें बड़ी सी फूलों का एक वो बगीचा सा बनाया था, मोतिया के फूल। तो मैं उसको शाम के समय उसकी जो कलियाँ तोड़ करके उसकी माला बनाता था। जी माला बना करके एक नंबर NIT मार्केट के अंदर एक पान की दुकान होती थी, मैं उनको वहाँ दे आता था, और उससे जो पैसे मिलते थे अपना पढ़ाई का खर्चा निकालता। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे को अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सबका धन्यवाद, आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपके समक्ष इंटरव्यू दे सकूं। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये थे हमारे साथ रमेश चंद्र अरोड़ा जी, जिन्होंने अपनी आप बीती हम सबके साथ साझा करी। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी का, जो हमारे साथ थ्रू आउट इस जर्नी में हमारी हमेशा हेल्प करते आए हैं। हमारे सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी का, हमारे जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रिहन जी का। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।